Dear student, welcome you all. Today we will discuss a new chapter, determinants, properties of determinants, what is determinants, value of the determinants. ठीक है, ये सब आज डिस्कस करेंगे. मैट्रिक्स आपने कंप्लीट कर दी थी. अब नेक्स्ट चैप्टर आपका डिटर्मिनेंट. डियर स्टूडेंट, देखिए डिटर्मिनेंट क्या होता है. आपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ी है, समीकरण निकाय, रैखिक समीकरण निकाय आपने पढ़ा है. जैसे यदि मैं लिखूं a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ये दो लीनियर इक्वेशन है. लीनियर इक्वेशन की रैखिक समीकरण. रैखिक समीकरण आपको कैसे पहचानेंगे, लीनियर इक्वेशन को कैसे पहचानेंगे. एक तो उनमें जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 होती है, यूनिटी. इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है. ठीक है, ये जो आपके पास लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण, इसमें दो वेरिएबल है, दो चर है, एक्स और वाई. उनकी पावर क्या, 1 1. ठीक है, तो वहाँ से आप जान जाएंगे कि इक्वेशन क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है. यहाँ पर ए स्क्वायर हो सकता है, यहाँ पर बी स्क्वायर हो सकता है, यहाँ पर ए स्क्वायर हो सकता है. कोएफिशिएंट से कोई बात नहीं, केवल किससे डिपेंड होगा कि लीनियर है कि नहीं है, इसकी पावर से. यूनिटी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए. ठीक है. दूसरी बात, यदि आप ज्योमेट्रिकली कहेंगे तो हम जब इस टाइप की इक्वेशंस का क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं डिस्टेंट, तो वो एक लीनियर इक्वेशन आती है, एक सीधी रेखा आती है, सरल रेखा आती है. ठीक है डिस्टेंट. तो ये लीनियर इक्वेशंस है आपकी दो, और इनका आपने 10th क्लास में सॉल्यूशन निकालना भी जाना है डिफरेंट सिचुएशन में. ठीक है, आपने सब्स्टिट्यूशन किया, आपने एलिमिनेशन मेथड किया, आपने क्रैमर्स रूल यूज़ किया, आपने ग्राफिकल मेथड्स यूज़ किया. ठीक है, तो ये जो आपका सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैं, यदि मैं इनका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करूं, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इनको लिख सकता हूं डिस्टेंट कैसे, a1 b1 a2 b2 x y इज इक्वल टू c1 c2. सेम यही चीज ये है. अब आप देखिए, ये दो आपके पास मैट्रिक्स है, इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, 2/2 की है. इसको देखिए, 2 रो 1 कॉलम है तो 2/1 की है. इसके कॉलम इसके रोज के इक्वल है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो आएगा मल्टीप्लाई के बाद उसका ऑर्डर होगा 2/1, तो 2/1 हो गया होगा. ठीक, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ a1x, इसके साथ प्लस b1y. ठीक हो गया. इसकी मल्टीप्लाई इसके a के है वो. ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो गई. ठीक हो गया. अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ a2x प्लस b2y इज इक्वल टू डिस्टेंट कितना हो गया, c1 और c2. ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसके मल्टीप्लाई से a1x प्लस b1y, एक एलिमेंट आ गया, यहाँ नीचे आ जाएगा a2x प्लस b2y इक्वल टू दिस. अब आप इनको कंपेयर कीजिए. ठीक है, कंपेयर करेंगे तो दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस. a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू कितना हो गया, c2. यही तो है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो यही तो है. ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है किसका, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का. ठीक है, रैखिक समीकरण निकाय को मैट्रिक्स के रूप में इस ढंग से लिखेंगे. अब आप देखिए डिस्टेंट, आपने वहां पढ़ा, आपने कंडीशन पढ़ी कि आपका यदि a1 ओवर a2 इज नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2. ठीक है, ऐसा आपने पढ़ा तो आपको मिलता है यूनिक सॉल्यूशन. यूनिक सॉल्यूशन इसको बोलते हैं अद्वितीय हल. अद्वितीय हल, एक सॉल्यूशन निकलेगा कोई. ठीक,
यदि आपका ऐसा आ गया A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, तो आपके पास कितने सॉल्यूशन निकलते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आते हैं आपके पास, अनंत हल आते हैं, ठीक है। और यदि आपके पास ऐसा आता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो आप लिखते हैं नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। ये कंडीशन आपने क्लास 10 में पढ़ी, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है दोस्तों। तो मेन क्या है आपके पास कि ये जो है आपके पास यदि यूनिक सॉल्यूशन आपको चाहिए, अद्वितीय हल चाहिए, एक हल चाहिए, तो A1/A2 मतलब इन कोएफिशिएंट्स का रेशियो इन कोएफिशिएंट्स के रेशियो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब मैं यहां ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखिए आप इसको देखिए, इनको जब आप सॉल्व करते हैं, देखिए इसको जब डिस्टेंस सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या आता है? आपके पास फॉर्म इस टाइप की आएगी, कैसे? यदि आप इसको सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, तो इसमें मैं A2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इससे मल्टीप्लाई कर दूं, इस इक्वेशन में A2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? A1/A2x प्लस, ठीक है, A2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, B1/A2y इज इक्वल टू A2C1, ठीक है। मैंने इस इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई किया? A2 से, तो A1/A2x प्लस B1/A2y इज इक्वल टू C1/A2। इसमें मैं A1 से यदि मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आएगा? A1/A2x प्लस A1/B2y इज इक्वल टू A1C2, ठीक है दोस्तों। किससे मल्टीप्लाई किया? इसमें A1 से, A1/A2x प्लस A1/B2y इज इक्वल टू A1C2। आप सब्ट्रैक्शन करिए, माइनस 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 कट गया, यहाँ आप y कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो गया आपके पास? B1/A2 माइनस A2/B1, ठीक है, A1/B2, उसको पहले कर लीजिए, देखिए दिस माइनस दिस हो गया ना, तो y आप कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? B1/A2 माइनस B2/A1 इज इक्वल टू A2C1 माइनस A1C2, ठीक है। या मैंने y कॉमन ले लिया, तो B1/A2 माइनस माइनस A1/B2 इज इक्वल टू A2C1 माइनस A1C2। इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं, क्या? इसका नेगेटिव साइन कॉमन ले लीजिए, इसका नेगेटिव साइन, और इसको लिख सकता हूं मैं, इसको पहले कर लेते हैं, माइनस A1/B2 माइनस B1/A2 इज इक्वल टू, इसका भी नेगेटिव साइन कॉमन ले लीजिए, तो ये पहले आ जाएगा A1C2 माइनस A2C1, नेगेटिव नेगेटिव हटा लीजिए, तो आपके पास क्या है? y इज इक्वल टू, नेगेटिव हटा लीजिए दोनों तरफ से, तो A1C2 माइनस A2C1 ओवर A1/B2 माइनस B1/A2, इसकी वैल्यू y की वैल्यू, ठीक है। अब ये जो नीचे है ये क्या है? इसको देखिए, यदि आपको y यूनिट चाहिए, y को कोई वैल्यू चाहिए, तो ये आपका जीरो नहीं होना चाहिए। जो मैं कह रहा था कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/, ठीक है। यदि ये जीरो हो गया, यदि आपने जीरो लिख दिया, तो क्या हो जाएगा? A1/B2 माइनस B1/A2 भी जीरो कर दिया, तो दिस इंप्लाइज दैट A1/B2 इज इक्वल टू B1/A2, और इस A2 को यहाँ ले आए, B2 को वहाँ ले, तो A1/A2 इज इक्वल टू कितना हो गया? B1/B2, ठीक है। और ये कंडीशन किसकी है? ये आपकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की, ठीक है। आपको यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक हो गया। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसी x की वैल्यू निकल जाएगी, इस इक्वेशन को आप B2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए,
इसको आप v1 से मत सब्ट्रैक्शन आप कर लीजिए, ठीक है, तो आपके पास x की वैल्यू निकल जाएगी। अब जो स्टूडेंट मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपको, ऐसा इंट्रोडक्शन में क्यों दे रहा हूँ, देखिए आप यहाँ पर देखेंगे कि जो मेरे पास y की वैल्यू आई उसके डिनोमिनेटर में क्या है, देखिए उसके डिनोमिनेटर में है a1 b2 माइनस b1 a2, ये है डिनोमिनेटर में, आप देख रहे हैं आप a1 b2 माइनस a2 b1 है डिनोमिनेटर में, ठीक है, और वो कोई वैल्यू है, दिस इज ए वैल्यू, ठीक है, यहाँ तो वैल्यू नहीं है, यहाँ इस मैट्रिक्स के अंदर वैल्यू नहीं है, आपने या तो एलिमेंट हैं या कोई फंक्शंस हैं, ठीक है, पर यहाँ पर जब आपने सॉल्यूशन निकाला इसका, x की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू निकाली, डिनोमिनेटर में आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है। अब उससे क्या हो रहा है, यहाँ देखिए a1 b2 माइनस b1 a2 एक वैल्यू है, तो यही वैल्यू इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कहलाता है। इस रिप्रेजेंटेशन को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, और ax इज इक्वल टू बी, वेयर a इज इक्वल टू, जहां आपके पास a क्या है स्टूडेंट, a1 a2 b1 b2, आपके पास x है क्या, xy, और आपके पास b है c1 और c। इसी को मैंने ये जो रिप्रेजेंट, ये जो है ना, ये इसको मैंने क्या लिख दिया, इसको कैपिटल ए लिख दिया क्योंकि मैट्रिक्स है, ये x ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, इस रूप में लिख दिया, जहां कैपिटल ये है, x आपका यह b है। अब इसको आप देखिए a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है, a1 b2 माइनस a2 b1, ये वैल्यू है और वो इससे रिलेटेड है, ठीक है, तो इसी वैल्यू को हम कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है, या डिटर्मिनेंट को ऐसा भी लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या आप इसको इस रूप में भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये ठीक हो गया। तो आपके पास रिजल्ट के रूप में क्या आ रहा है, रिजल्ट के रूप में आ रहा है आपके पास कि जब हम किसी मैट्रिक्स को किसी वैल्यू से एसोसिएट करते हैं, जब हम किसी आव्यूह को किसी सारणिक से एसोसिएट करते हैं, मतलब किसी वैल्यू से, कोई मैट्रिक्स है, कोई आपके पास मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स आपके पास, जब आप उसको किसी मान से जोड़ते हो, किसी वैल्यू से जोड़ते हो, ठीक है, तो उसी का नाम क्या है, वही डिटर्मिनेंट है। मैं कहना चाह रहा हूं आपके पास a1 a2 b1 b2, इसको आप देखिए, इसको मैंने कहा a, ये डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू मैं क्या कह रहा हूं, देखिए a1 b2, इसकी मल्टीप्लाई के साथ और इसकी मल्टीप्लाई के साथ माइनस साइन लगा दे रहा हूं, a2 b1, ये वैल्यू है। तो जब डिटर्मिनेंट को आप जब मैट्रिक्स को आप किसी वैल्यू से जोड़ते हैं, किसी मान से जोड़ते हैं, तो वह मान, वह वैल्यू अपने आप में क्या कहलाएगी, डिटर्मिनेंट कहलाएगी, सारणी कहलाएगी, ठीक है। अपने आप में मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती क्योंकि तो फंक्शन की फॉर्म में है या कोई एलिमेंट है, एक अरेंजमेंट है वो, जैसे 1 2 3 4 को जरा अरेंजमेंट करिए, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, स्क्वायर रूट में भी रख सकते हैं, एक अरेंजमेंट है। पर जब उसकी वैल्यू की बात होने लगती है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, जब उस मैट्रिक्स को हम किसी मान से जोड़ते हैं, किसी वैल्यू से एसोसिएट करते हैं, तो वो वैल्यू, वो जो मान है, उसी का नाम डिटर्मिनेंट है। अब ठीक हो गया, मैट्रिक्स के अपने कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, ये उसके एलिमेंट हैं, और या किस फॉर्म में होते हैं, फंक्शन के फॉर्म में होते हैं। जैसे आपने किसी टाइम पर कोई फंक्शन लिखा f(x) इज इक्वल टू 2x + 3, फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा f1 कितना होगा, आपने लिखा 5 आ गया, तो जब आपने वैल्यू निकाली, इसका कोई एलिमेंट आपका f(x) था, इस रूप में, ये डिटर्मिनेंट इस फॉर्म में थी,
और जब आपने कोई वैल्यू निकाल ली तो वो आपका क्या बन गया, वही आपका डिटर्मिनेंट बन गया। क्लियर हो गया आपको? ठीक है ना? तो आप देखिए डियर स्टूडेंट, मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन आप जानते हैं। मैट्रिक्स को आप कैसे लिखते हैं? मैट्रिक्स को आप कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, ए मैंने लिख दिया, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी मैट्रिक्स ही है, ये भी मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन ऐसा भी है, इसको आप ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, ये भी मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। या डबल बार ये इसके अंदर में रख दिया तो ये भी मैट्रिक्स का ही रिप्रेजेंटेशन, मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन ऐसा देते हैं, ऐसा भी देते हैं, डबल बार हो गया, या आप इसको इस ब्रैकेट के अंदर रखें, इसके अंदर रखें। आज की बुक में विशेष कर यही दिया हुआ है। तो डेस्टेंट ये तो आपकी मैट्रिक्स आई और ये वैल्यू आपका डिटर्मिनेंट आया, ठीक। तो मैंने कहा डिटर्मिनेंट को कैसे लिखेंगे हम, या तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखेंगे। मैट्रिक्स को जब हम किसी वैल्यू से जोड़ रहे हैं तो वो डिटर्मिनेंट बनता है, और मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स की वैल्यू ही होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स को जब हम किसी वैल्यू से जोड़ते हैं वो डिटर्मिनेंट बनती है। इसका मतलब डिटर्मिनेंट क्या है, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स की वैल्यू से ऐड हुई है, एसोसिएट हुई है, जुड़ी हुई है, ठीक है। यदि मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो वहां हम डिटर्मिनेंट नहीं निकाल पाएंगे, उसको स्क्वायर होना जरूरी है, ठीक होगी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या मैंने क्या कहा, या तो आप ऐसा लिखो, ठीक है, या तो आप इस रूप में लिखो। ये रिप्रेजेंटेशन किसके हैं, ये डिटर्मिनेंट के लिए रिप्रेजेंटेशन। तो आप ऐसा लिखो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिस्टेंट जब लिखते हैं तो ऐसा लिखते हैं, A1 A2 B1 B2, या तो ऐसा है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे हो जाएगा, A1 B1 A2 B2। इसकी या इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, ऐसे A1 A2 B1 B2, ऐसा भी रिप्रेजेंटेशन है। या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, A1 B1 A2, ऐसा भी लिख सकता हूं, ठीक है। अभी वैल्यू है, वैल्यू कैसे निकलेगा, मल्टीप्लाई होगा, इसकी वैल्यू का इससे इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, माइनस साइन होगा, और इसका मल्टीप्लिकेशन इससे होगा। इसका मल्टीप्लिकेशन इससे कितना हो जाएगा दोस्तों, A1 B2, माइनस साइन लगाएंगे, और B1 A2 या A2 B1 जो भी है, तो ये आ गया डिटर्मिनेंट, ठीक। तो इस मैट्रिक्स को हमने इस वैल्यू से जोड़ा और वो क्या बन गया, डिटर्मिनेंट बन गया, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट के अपने आप में एक वैल्यू है। और डिटर्मिनेंट किसका निकलेगा, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, जब उन स्क्वायर मैट्रिक्स को कोई वैल्यू से जोड़ते हैं, कोई वैल्यू से लिंक करते हैं, तो वही डिटर्मिनेंट है, ठीक है। यदि कोई आपके पास बोलेगा कि डिटर्मिनेंट निकालो जरा 1 1 2 3 का, 1 2 3, एक रो है 3 कॉलम है, तो आप बोलेंगे ये स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स के रूप में नहीं है, इसलिए इसका डिटर्मिनेंट नहीं निकलेगा, ठीक हो गया। तो उसका स्क्वायर होना जरूरी है। अब आप समझ गए। देखिए ये तो आपका इंट्रोडक्शन के रूप में है। अब आप जैसे वहां देखिए, एक नंबर का क्वेश्चन इसी में आपको कभी पूछा जा सकता है। आप जानते हैं कि यदि मैं लिखूं A इज इक्वल टू, अब A लिख रहा हूं तो आप समझ जाइए क्या है, ये मैट्रिक्स है। और यदि मैं ऐसा कर दूं तो आप समझ जाएंगे डिटर्मिनेंट है, ठीक है। तो सिंबल का अपना बड़ा महत्व है मैथमेटिक्स में, सिंबल का बहुत महत्व है। किस सिंबल को किससे लिख रहे हैं, क्योंकि ये मैथमेटिक्स की लैंग्वेज है। सिंबल जो है, सिंबल मेक्स द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। आपने सिंबल लिख दिया तो वहीं से मैथमेटिक्स जानने वाला समझ जाएगा कि क्या मतलब, ठीक है, मूक भाषा, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि माना ए मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, आपने लिखा A1 B1 A2 B2 फॉर एग्जाम्पल, ठीक हो गया। आपने क्या के
के जान रहे हैं आप, एवरी एलिमेंट में आप के से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आएगा डियर स्टूडेंट, KA1, KB1, KA2, KB2 इस रूप में आएगा। ठीक है, जब मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा, अभी स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, तो किसी वैल्यू से एसोसिएट इसको हम कर सकते हैं, वो डिटर्मिनेंट के रूप में आएगी। इसका जब डिटर्मिनेंट निकलेगा डियर स्टूडेंट, तो याद रखना ये 2/2 की है, तो ये निकलेगा 2 स्क्वायर, कितना निकलेगा, 2 स्क्वायर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, मतलब इसका डिटर्मिनेंट KA1, KB1, KA2, KB2, ठीक हो गया। इसका डिटर्मिनेंट 2 स्क्वायर डिटर्मिनेंट ऑफ A1, B1, A2, B2, ठीक हो गया। तो जितने से आपने मल्टीप्लाई किया, आपने किससे मल्टीप्लाई किया, आपने यदि मैं के की वैल्यू इफ के इक्वल फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 था, के क्या था, 2 था, 2 से मल्टीप्लाई 2 2 2, तो जब के निकालेंगे तो 2 स्क्वायर। यदि मैं के ही कहूँ, यदि मैं के ही कहूँ यहाँ पर, तो डिटर्मिनेंट ऑफ के कितना हो जाएगा, के स्क्वायर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहाँ पर तो मैंने के को क्या किया, वैल्यू दिया था ना, उसके हिसाब से 2 स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, तो जिससे मल्टीप्लाई किया। अच्छा, ये पावर जो आपकी है, एक जनरलाइजेशन यदि करें, क्योंकि ये मैट्रिक्स आपकी 2/2 ऑर्डर की है, यदि मैट्रिक्स आपकी n/n ऑर्डर की हो और आपने k से मल्टीप्लाई कर दिया उसको, ठीक है, आपने k निकाल दिया और उसका डिटर्मिनेंट आप निकालना चाह रहे हैं डिस्टेंट, तो उसको लिखेंगे आप k⁴n डिटर्मिनेंट ऑफ। आगे समझ गए। ठीक है, जितने ऑर्डर की है उतना ही बन जाएगा। ठीक है, अब इसको आप आगे आगे प्रूव भी करेंगे। यदि 3/3 की है तो k³ हो जाएगा। ठीक है, 4/4 के k⁴ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे ये प्रॉपर्टी आप देखेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स का आपस में कैसा मेल है। ठीक है, डिटर्मिनेंट जो वैल्यू आती है वो स्क्वायर मैट्रिक्स के स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, उसके जो एलिमेंट है उन्हीं को हम सॉल्व कर करके डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ठीक हो गया, ठीक है ना। अब आप आगे देखिए, हम अब यहां पर आपके सिलेबस में जो डिटर्मिनेंट है स्टूडेंट, या तो 2/2 के होंगे, 1/1 का भी होगा, 1/1, 2/2, 3/3, 3/3 ऑर्डर से ऊपर की डिटर्मिनेंट आप यहाँ इंटरमिनेंट नहीं पढ़ेंगे। ठीक हो गया। अब जो 1/1 ऑर्डर का होगा तो सिंपल हो, तो क्या हो जाएगा, कोई एक एलिमेंट है ऐसे। ठीक है, 2/2 ऑर्डर का क्या हो जाएगा, ऐसा होगा ABCD। ठीक, 3/3 का ऑर्डर का क्या होगा, ABC DEF। कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी आप एलिमेंट रख सकते हैं। ये मैं क्यों रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ। ये 3/3 की है, 3/3 का डिटर्मिनेंट है, ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है, ये 1/1 का डिटर्मिनेंट है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो a होगी, दिस इज इक्वल टू a। इसकी कैसे बताए निकालनी, दिस इज इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई यहाँ AB और माइनस साइन लगाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई BC, इसके मल्टीप्लाई AD माइनस BC। और इसका जब आप क्या निकालेंगे, एक्सपेंशन करेंगे, तो उसका आपको मैं अभी तरीका बताता हूं कैसे आप 3/3 डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 2/2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट का आपने एक्सपेंशन समझ लिया, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है 2/2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट की। मैट्रिक्स की नहीं बोलेंगे वैल्यू है, मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं, मैट्रिक्स के तो अंदर एलिमेंट होते हैं, जब हम उसको किसी नंबर किसी वैल्यू से जोड़ते हैं तो वो डिटर्मिनेंट बन जाते हैं, तो वैल्यू डिटर्मिनेंट की होती है, ये आपको क्लियर रखना। ठीक हो गया।
तो अब मैं किसी टाइम पर, माना आपने कहा ये ऐसा रिप्रेजेंटेशन करेंगे किसके लिए, डिटरमिनेंट के लिए। किसी टाइम पर A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C2, हमारे पास 3×3 ऑर्डर की कोई डिटरमिनेंट है, इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो डिस्टेंस देखिए, इसमें 3 रोज हैं और 3 इसकी कॉलम है। इसका जब एक्सपेंशन करेंगे, इसका विस्तार जब करेंगे, तो या तो किसी भी रो के एलोंग या किसी भी कॉलम के एलोंग हम इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं। आप रो नंबर 1 के एलोंग एक्सपेंशन कर सकते हैं, आप रो नंबर 2 के एलोंग एक्सपेंशन कर सकते हैं, आप रो नंबर 3 के एलोंग एक्सपेंशन कर सकते हैं, आप कॉलम नंबर 1 के एलोंग एक्सपेंशन कर सकते हैं, कॉलम नंबर 2 कॉलम नंबर 3 के एलोंग एक्सपेंशन कर सकते हैं। वैल्यू प्रत्येक केस में सेम आएगी। कोई स्टूडेंट इसके एलोंग एक्सपेंशन करके वैल्यू निकाल रहा है, कोई इसके एलोंग निकाल रहा है एक्सपेंशन करके, कोई इसके एलोंग निकाल रहा है, कोई इसके एलोंग, कोई इसके एलोंग, कोई इसके एलोंग। 6 स्टूडेंट 6 प्रकार के एक्सपेंशन कर रहे हैं, कोई रो नंबर 1, कोई रो नंबर 2 से, कोई रो नंबर 3 से, कोई कॉलम नंबर 1 से, कोई कॉलम नंबर 2 से, कोई कॉलम नंबर 3 से। 6 स्टूडेंट ने अलग अलग एक्सपेंशन निकाला, अलग अलग रोज कॉलम लेकर के। एवरी केस में आपका आंसर एक ही होगा। तो एज ए रिजल्ट क्या निकल गया कि मैट्रिक्स को, सॉरी डिटरमिनेंट की यदि जब वैल्यू आप निकालते हैं तो किसी रो या किसी कॉलम के एलोंग आप उसको एक्सपेंड करेंगे। ठीक हो गया, ठीक है अंडरस्टैंड। अब आप देखिए कैसे होगा, कैसे इसका एक्सपेंशन होगा वो आप देखिए। ये तो सिंबल का ध्यान रखना है। जैसे माना मैंने रो नंबर 1 के अलोंग इसका एक्सपेंशन कर रहा हूं, तो यही मेरे पास हो जाएगा। देखिए A1, पहले मैं साइन देखूंगा, -1 टू द पावर। देखिए ये जो एलिमेंट है ये आपका पहली रो और पहले कॉलम पर है, तो 1 + 1 पावर, ठीक हो गया। -1 टू द पावर 1 + 1 A1। अब आप देखिए A1 कहाँ है, पहले रो और पहले कॉलम पे है, तो पहला कॉलम भी छोड़ दीजिए, पहली रो भी छोड़ दीजिए, पहला कॉलम भी छोड़ दीजिए। क्या बचेगा, ये बच गया आपके पास B2 C2 B3 C3, ठीक हो गया। प्लस अब मैं इसके अलाउंग कर रहा हूं, तो अब मैं यहां आऊंगा, इसके एक्सपेंशन को मैंने ये कर दिया। अब इसके लिए क्या होगा, -1 टू द पावर। अब देखिए ये रो नंबर 1 पर है और कॉलम नंबर 2 पे है, तो इसको 1 + 2 कर लीजिए। रो नंबर 1 कॉलम नंबर 2, ठीक है। जैसे B1 है, ठीक है, तो आप अब इसको भी छोड़ देंगे, ठीक है। ये जो B1 कहाँ पड़ रहा है, रो नंबर 2 पे और कॉलम नंबर 1 पे ना, तो इसको भी छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। तो क्या है, A2 A3 और दूसरे क्या है, C2 और C3, ठीक है। प्लस आप पहले साइन देखिए, -1 टू द पावर पहला रो और तीसरा कॉलम 1 + 3, ठीक है। C1, अब आप देखिए C1 कहां पड़ रहा है, कॉलम नंबर 3 में है, रो नंबर 1 पे। इसको भी भूल जाइए और इसको भी भूल जाइए। तो क्या बच्चा, क्या दिख रहा है आपके पास, A2 B2 A3 B3, A2 B2 A3 और B, ठीक हो गया। अब आप देखिए दिस इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर, तो +1 ही होगा। A1 इसकी वैल्यू देखिए, इसकी मल्टीप्लाई यहां से B2 C3 माइनस इसकी यहां नेगेटिव साइन लगाएंगे और B3 C2, इसके मल्टीप्लाई नेगेटिव लगाएंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर 3, तो नेगेटिव आएगा इसमें। B1 इसकी वैल्यू, इसका एक्सपेंशन आप जानते हैं, 2/2 डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होते हैं A2 C3 माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ A3 C2, ठीक है। और इसका साइन क्या होगा, -1 टू द पावर 3 + 1 4, इवन है ना, तो इवन नेगेटिव का इवन,
नेगेटिव की पावर, कोई नंबर है उसकी पावर क्या है, नेगेटिव नंबर है उसकी पावर आपकी इवन है तो पॉजिटिव हो जाता है वो, प्लस C1 इसके मल्टीप्लाई के साथ A2B3 माइनस A3, बस ये एक्सपेंशन आ गया, रो नंबर 1 क्या नाम किया। ठीक है, इसी एक्सपेंशन को आप यदि रो नंबर 2 के अलोंग करेंगे डिस्टेंस तो वो कितना आएगा। ठीक है, एक बार आप इसको ठीक से समझ लीजिए तो आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी, फिर आगे जाकर के कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं एक्सपेंशन रो नंबर 2 के अलोंग करता हूं। ठीक है, रो नंबर 2 के अलोंग करता हूं तो क्या हो जाएगा, देखिए दिस इज इक्वल टू वैल्यू, या यहां से करूंगा ना A2, पहले साइन देखूंगा, -1 टू दी पावर साइन क्या हो जाएगा, देखिए रो नंबर 2 कॉलम नंबर 1, रो नंबर 2, पहला रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं, पहला रो लिखते हैं फिर कॉलम, 2 + 1 A2। अब देखिए डिस्टेंस A2 कहाँ है, देखो ये यहाँ पढ़ रहा है ना रो नंबर 2 में और कॉलम नंबर 1 पे, तो इसको भी भूल जाइए और इसको भी भूल जाइए। ठीक है, इसको भी आप भूल गए और इसको भी भूल गए, इसको भी भूल गए, इधर वाले को भी भूल गए आप। ठीक है, क्या दिख रहा है, B1 C1 B3 C3, B1 C1, ठीक है, B3 C3, ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, तो B1 C1 B3 C3 प्लस -1 टू दी पावर डिस्टेंस। इसको देखिए ये जो एलिमेंट है ये रो नंबर 2 पर कॉलम नंबर 2 पर, तो 2 + 2 हो गया। ठीक, अब आप क्या करेंगे, इसको भी छोड़ देंगे और इसको भी छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया और ये भी छोड़ दिया, तो क्या बचा डिस्टेंस, A1 C1 और A3 C3। ठीक है, प्लस -1 टू दी पावर, इसके लिए देखिए ये रो नंबर 2 पे है प्लस कॉलम नंबर 3 पे है, ये हो गया। ठीक, अब क्या क्या हुआ, इसको तो आप छोड़ ही देंगे। ठीक है, अब आप किसको छोड़ेंगे डिस्टेंस, ठीक है, अब आप इसको छोड़ दीजिएगा, ये के छूट गया, ये के छूट गया, तो क्या मिला आपके पास अब A1 B1 A3 B3। ठीक है, इस C2 इस कॉलम में पढ़ रहा है, इस रो में पढ़ रहा है, इन दोनों के एलिमेंटों को आप हटा दीजिए, अब जो बचेगा A1 B1 A3 B3 यह। ठीक है, अब दिस इज इक्वल टू देखिए -1 टू द पावर 3 और पावर है तो माइनस हो जाएगा, -A2 खोलेंगे आप B1 C3 माइनस B3 C1, इसको देखिए -1 टू द पावर 4 तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस इसको देखिए A1 C3 माइनस A3 C1, इसको देखिए -1 टू दी पावर कितना 5 हो रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा A1 B3 माइनस A3 B1। ठीक है, यहां पर आपका B2 बनेगा है, A2 B2 C2, ये B2 भी रहेगा C2 भी रहेगा। ठीक हो गया, ये तो करा, इसका एक लो तो A2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा, यहाँ पर किसके मल्टीप्लाई B2 की हो जाएगी, यहाँ पर कितनी मल्टीप्लाई हो C2 की, तो इसकी वैल्यू भी वही आएगी जो रो नंबर 1 के अलोंग करा था, तो आप करके देखना वैल्यूज आपकी एग्जैक्ट सेम आएंगी। आप रो नंबर 3 के अलोंग करिए, तो रो नंबर 3 के अलोंग करिए, ठीक है डिस्टेंस, आप इसके अलोंग खोलिए, अब क्या हो जाएगा, पहले देखिए -1 टू दी पावर कितना, रो नंबर 3 कॉलम नंबर 1 तो 3 + 1। ठीक है, रो नंबर 3 और कॉलम नंबर 1 वाले 3 + 1 हो गया। क्या 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 छोड़ेंगे, इसके साथ साथ तक कोएफिशिएंट पे लेंगे A3, ठीक है, ये भी छोड़ देंगे और ये भी छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा B1 C1 B2 C2, ये आपका रो नंबर 3 में कॉलम नंबर 1 पे, तो इसका एलिमेंट भी छोड़ दो और इसका एलिमेंट भी छोड़ दो, क्या बचेगा B1 C1 B2 C2।
ठीक है, प्लस -1 टू द पावर, इसका देखिए ये कहां पड़ रहा है, रो नंबर 3 कॉलम नंबर 2, ठीक हो गया। अब इसके एलिमेंट भी छोड़ देंगे और इस नीचे वाले के भी छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा A1C1, देखिए, और कोफिशिएंट भी लिखेंगे B3, ठीक है, ये भी छोड़ दिया और ये भी छोड़ दिया, तो क्या क्या बना भैया, B3 वाला कर रहा है ना ये, तो ये भी छोड़ दिया और ये भी छोड़ दिया, तो क्या बना A1C1 और A2C2, ठीक है दोस्तों, प्लस -1 टू द पावर, अब इसको कोफिशिएंट आपका देखिए -1 टू द पावर कितना हो जाएगा, रो नंबर 3 कॉलम नंबर 3, तो 3 + 3, ठीक है, कोफिशिएंट आ जाएगा C3। अब क्या बनेगा, C3 मतलब ये भी छोड़ देंगे, ये भी छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा, ये तो बचेगा, ये भी छोड़ दिया और ये भी मैंने ढक दिया, तो क्या बनेगा A1 B1 A2, और इसकी वैल्यू भी जो आएगी वही सेम आएगी, जो इसके अलोंग एक्सपेंशन क्या, इसके अलोंग एक्सपेंशन क्या, इसके अलोंग वैल्यू सेम, ठीक हो गया। अब आप डेस्टेंट यही वैल्यू आप कॉलम नंबर 1 के अलोंग देखिए, ठीक है, एक बार मैं आपको बता देता हूं, तब आप आगे जाकर के आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब कॉलम नंबर 1 के अलोंग करते हैं, देखिए ये आपका कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 2 है, कॉलम नंबर क्या है 3, ठीक हो गया। इसके अलावा करता हूं, इज इक्वल टू -1 टू द पावर कितना हो जाएगा, -1 टू द पावर, इसको देखिए है ना कॉलम नंबर 1, तो ये पहला रो और पहले कॉलम के एलिमेंट है, एलिमेंट कहां पर रहा, पहले रो पे पहले कॉलम पे है, तो 1 + 1, कोफिशिएंट आप वो A1 ले लीजिए, ठीक। अब इसको भी छोड़ देंगे और इसको भी छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा B2 C2 B3 C3, B2 C2 B3 C, प्लस -1 टू द पावर, इसको देखिए, अब कॉलम नंबर 1 है ना, ये दूसरा एलिमेंट है इसका, ये क्या है, रो नंबर 2 पे है, कॉलम नंबर 1 है, कोफिशिएंट A2 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी छूट जाएगा डिस्टेंट, ये भी छूट जाएगा, क्या रहेगा B1 C1 B3 C3, B1 C1 B3 C3, प्लस -1 टू द पावर, अब ये क्या है, देखो तो रो नंबर 3 है, प्लस कॉलम नंबर 1 है, और ये आपका मल्टीप्लाई इससे होगा A3 से, ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, क्या बचेगा B1 C1 B2, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो वही वैल्यू आएगी जो यहाँ से, आप कर लेना, ठीक है, पूरे आपसे करना चाहिए, इससे आपको प्रैक्टिस बढ़िया बन जाएगी। अब मैं किसके अलाउ करता हूं, मैं C2 के अलाउ करता हूं, कॉलम नंबर, इसके अलाउ देखिए C2 के अलाउ एक्सपेंशन देखिए, दिस इज इक्वल टू -1 टू द पावर, देखो यहाँ पर ये कौन सा है, रो नंबर 1 है, अब कॉलम नंबर 2 है ना, तो 1 + 2, पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम पे नंबर लिखते हैं, कोफिशिएंट B1, देखिए ये भी छूट गया और ये भी छूट जाएगा, जहां 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 ये है, ये जो है ये रो नंबर 1 पर है, कॉलम नंबर 2, तो दोनों छोड़ देंगे, ये भी छोड़ देंगे, इसके एलिमेंट भी छोड़ देंगे, क्या बचेगा A2 C2 और A3 C2, प्लस -1 टू द पावर, इसका देखिए ये आपका रो नंबर 2 पे, कॉलम नंबर 2 पे, तो 2 + 2 हो जाएगा इसमें, और B2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक हो गया, ये भी छूटा, ये भी छूटा और ये भी छूटा, तो क्या बचेगा ये और ये बचेगा, A1 C1 A3 C3, ठीक है, प्लस -1 टू द पावर, इसमें देखिए आप रो नंबर 3 प्लस कॉलम नंबर 2, ठीक हो ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, क्या बचा ये तो बचे, तो A1 C1, ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, A1 C1 A2 C2, और ये भी लिखेंगे आप क्या C3, B1 B2 B3 कर रहा था ना, B2 भी लिख दिया, B3 में कौन कौन छूटा, ये भी छूट गया और ये भी छूट गया, A1 C1 A2 C2
और मल्टीप्लाई किससे, B3 से। ठीक हो, ये कॉलम नंबर 2, इसकी वैल्यू वही आएगी जो औरों के आएगी। ठीक, अब लास्ट कॉलम के अलोंग भी एक्सपेंशन करके देखिए, सब जगह वैल्यू सेम आएगी। तो ये आपके लिए होमवर्क टाइप का जो हो गया कि आप एक ऐसी मैट्रिक्स लिखेंगे A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 और 3 रोज और 3 कॉलम के अलाउंग अलग अलग इनका एक्सपेंशन करेंगे, हर जगह आपको वैल्यू क्या मिलेगी, सेम। तो मैं यहां से देखता हूं अब C3 के अलाउंग करके क्या जाएगा, -1 टू द पावर, देखिए कौन से रो में है, रो नंबर 1, कॉलम कौन से एडजस्ट है, 3, और C1 आ जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक हो गया, C1 ये भी छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे, ये भी छूट गया, ये भी छूट गया पूरा, ये भी छूट गया। जहां वो है C1 कहाँ का है, कॉलम नंबर 3 में, रो नंबर 1 में, इसके एलिमेंट छोड़ दो, तो आपके पास आए A2 B2 A3 B3 प्लस -1 टू दी पावर, देखिए ये रो नंबर 2 है, ठीक है, रो नंबर 2 है, अब कॉलम नंबर 3 है, तो 2 + 3 C2, ठीक है। अब क्या क्या छोड़ेंगे, ये इसको भी छोड़ेंगे और इसको भी छोड़ेंगे, इसको भी छोड़ दो और इसको भी छोड़ दो, क्या बनेगा, A1 B1 A3 B3 प्लस -1 टू दी पावर, इसके लिए अब इसके एक्सपेंशन कर दिया, इसके लिए कर दिया, अब इसके लिए रह गया, ये कहां है, रो नंबर 3 प्लस कॉलम नंबर 1 कोएफिशिएंट आपका C3। ठीक हो गया, ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, क्या हुआ, A1 B1 B2 और, ठीक है दोस्तों। तो आपने पूरे 6 टाइप के एक्सपेंशन देख लिए, हर जगह आपका एक ही वैल्यू आनी। तो जब आप डिटरमिनेंट को ओपन करेंगे, डिटरमिनेंट की वैल्यू आप निकालेंगे, तो या तो किसी रो के अलोंग उसको एक्सपेंड कीजिए या किसी कॉलम के अलोंग उसको आप एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, अब ये जो है ये आगे जाकर के हम ऐसा नहीं करेंगे, आगे जाके हम डायरेक्ट करेंगे, मतलब सीधे आप क्या करेंगे, जैसे ये है रो नंबर 1 कॉलम नंबर 3, तो 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4। तो आपको मालूम है कि माइनस की पावर यदि इवन होगी तो प्लस हो जाएगा, और माइनस की पावर ऑड होगी तो नेगेटिव हो जाएगा। तो सीधे इतने लिखने की आवश्यकता नहीं है, अभी तो आप इंट्रोडक्शन बुक में चल रहे हैं ना, चैप्टर की शुरुआत आप कर रहे हैं, तो पूरा डिटेल में आपको बताया जा रहा है कि कैसे एक्सपेंशन होता है। आगे जाके हम डायरेक्ट कर लेंगे, ठीक है। -1 टू द पावर देखिए, आपको मालूम है ये जो एलिमेंट है C2, ये रो नंबर 2 पे, कॉलम नंबर 3 पे, तो 5 हो जाएगा, 2 + 3 5, तो सीधा आप नेगेटिव लिख देंगे, यहाँ पर ये लिखने की जरूरत नहीं, सीधा नेगेटिव कर देंगे आप। ठीक है, और जब और आगे आप जाएंगे, जब और प्रैक्टिस हो जाएगी, तो सीधे सीधे इसका प्लस साइन, इसका माइनस साइन, इसका प्लस साइन, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, आगे जब प्रैक्टिस होगी तो क्लियर हो जाएगा। अभी आप थोड़ा ऐसा कर लीजिए, ऐसा लगा कर, ठीक हो इसमें। तो ये कुल मिला के इसमें थ्योरी है। अब मैं एक दो क्वेश्चन आपको कराता हूं और आप आसानी से सब कुछ कर डालेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। ठीक हो गया। मैं क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, वैल्यू निकालनी है किसकी, 2 -5 4 -1, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू चाहिए। कितना हो जाएगा डेसिमल, देखिए इसकी मल्टीप्लाई से 2 × -1, जिसका जो साइन माइनस यहाँ पर अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करते हैं, -5 × 4, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 2 × -1 -5 × 4, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और माइनस माइनस का प्लस हो गया, तो 5 हो जाएगा, प्लस कितना हो गया 20, ये आपका कितना 18, ठीक हो गया। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 18, ठीक हो। इसी में मैं एक और बताता हूँ, 2 का फर्स्ट देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखिए क्या है, cos ऑफ थीटा
साइन ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा एंड कॉस ऑफ थीटा। ठीक है दोस्तों, इसकी वैल्यू चाहिए, कैसे निकालेंगे? देखिए आपको मालूम है इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होती है, यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ और यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ होती है। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा, नेगेटिव हम अपनी तरफ से लगाते हैं, साइन थीटा इंटू माइनस ऑफ साइन थीटा। ठीक हो गया, इसके इससे मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, देखो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये आप आइडेंटिटी जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा स्टूडेंट? ठीक हो गया। तो ऐसे ही इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके कुछ और क्वेश्चन करूंगा और उसमें इस एक्सरसाइज को फिनिश कर देंगे 4.1। तब तक आप प्रैक्टिस करिए। ओके, बाय।